प्रसार भारती अभिलेखागार की प्रस्तुति सदाबहार सुनहरे दौर का अनमोल खजाना। नमस्कार मित्रों, कुछ दिन पहले मैंने जब आपको संबोधित किया था तो कुछ हमारी अर्थव्यवस्था को, जो कि बीमार पड़ गई है, स्वस्थ बनाने के लिए कुछ साहसी उपायों का वचन मैंने दिया था। उस वचन को पूरा करने के लिए हमने इधर कुछ प्रारंभिक कदम उठाए हैं। ये केवल शुरुआत है, कई और कदम उठाए जाएंगे निकट भविष्य में, और ये सिलसिला सुधारने का हम जारी रखना चाहेंगे। बीते 18 महीनों में हमारा आर्थिक ढांचा कुछ अस्त व्यस्त हो गया था। समय पर फैसले नहीं लिए गए, टाले गए और स्थिति बिगड़ती गई। भुगतान संतुलन गड़बड़ा गया। इसके साथ खाड़ी संकट आया और नतीजा ये हुआ कि हमारे भारतीय भाई बहन जो अन्य देशों में रहते हैं, उन्होंने हमारे पास पैसा भेजना या हमारे बैंकों में पैसा डिपॉजिट करना बंद किया। जो हमारे ऋणदाता थे, जो पहले हमें बड़ी आसानी से ऋण देने को तैयार होते थे, अब कतराने लगे और भारत की विदेशी मुद्रा का जो भंडार था वो एकदम घट गया। हमारे पास ज़रूरत की चीज़ें जैसे डीज़ल, मिट्टी का तेल, इस्पात आदि खरीदने के लिए विदेशी मुद्रा नहीं रही। जब हम सत्ता में आए तो देश एक अभूतपूर्व आर्थिक संकट से गुज़र रहा था और इस ख़तरनाक बीमारी को दूर करने की आवश्यकता थी। जब ख़तरनाक बीमारी आती है तो उसके इलाज में संकोच से काम नहीं चलता। साहस बटोरकर सख्ती से इलाज करना पड़ता है और उसके लिए जो भी कठोर कदम उठाने चाहिए उन्हें उठाना पड़ता है। आज हम यही कर रहे हैं और करते रहेंगे। इधर रिज़र्व बैंक ने रुपए का मूल्य बदला है। इसका उद्देश्य है कि देशवासियों को अपना माल विदेश में बेचने की अधिक सुविधा हो, उनको बढ़ावा मिले और विदेशी व्यापार में हमारा जो घाटा होता आया है वो घाटा कम किया जाए, बल्कि घाटा पूरा ही हटा दिया जाए। देश में कई चीज़ें हम बनाते हैं, जैसे रेडीमेड वस्त्र हैं, चमड़े की वस्तुएं हैं, इंजीनियरिंग गुड्स हैं। इन सब की बिक्री विदेशों में होनी चाहिए और रिज़र्व बैंक ने जो कदम उठाया है उससे इसमें बड़ी आसानी होगी और विदेशी बाज़ारों में हमारी वस्तुएं जगह पाएंगी और अधिक बिकने लगेंगी। विदेशी मुद्रा के साथ साथ इन वस्तुओं को बनाने की प्रक्रिया में हमारे देश में रोज़गार भी बढ़ेगा, जिससे लाखों लोगों का फ़ायदा होगा। ये विदेशी मुद्रा हम क्यों चाहते हैं? कोई ऐश आराम की चीज़ें बाहर से लाने के लिए नहीं चाहते हैं। हम चाहते हैं ऐसी चीज़ें लाना जो हमारे गरीब जनता के लिए आवश्यक हैं, जैसे मिट्टी का तेल है, डीज़ल है, इस्पात है, खाद्य तेल है। इसी तरह की चीज़ें हैं जिनकी आज हमारे देश में कुछ कमी है। ये नहीं कि हम उत्पादन नहीं करते, अवश्य करते हैं और उत्पादन बढ़ाने के भी हम प्रयास कर रहे हैं, लेकिन आज की जो स्थिति है उसके चलते हमारा उत्पादन काफ़ी नहीं है हमारी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए।
इसलिए कुछ समय तक हमें इन चीज़ों का आयात करते रहना होगा। रुपए के मूल्य में जो परिवर्तन हुआ है उससे अनावश्यक चीज़ों के आयात को घटाने में आसानी होगी और हमारी मुद्रा के भविष्य के बारे में जो विश्व भर में गलतफहमियां फैल रही थीं वो दूर हो जाएंगी। हमारे जो भाई बहन बाहर हैं जिनको हम NRIs कहते हैं, उनके मन में विश्वास उत्पन्न हो जाएगा और हमारे बैंकों में वो अपना धन रखने में फिर कोई आनाकानी नहीं करेंगे। इसके साथ साथ हमने व्यापार नीति में, देश की व्यापार नीति में भी बुनियादी परिवर्तन शुरू किए हैं। इस परिवर्तन का मूल मंत्र सीधा सीधा है, हम कहना चाहते हैं कि निर्यात नहीं करते तो आयात भी आप नहीं कर सकते। हमने लाइसेंसेस में बहुत कटौती की है क्योंकि निर्यात में इनसे काफ़ी रुकावट होती थी। निर्यात में नकद सहायता हमने बंद कर दी है क्योंकि ये पैसा अब उन लोगों को देना आवश्यक नहीं था। इसी पैसे को, इसी धन को हम कल्याण के कार्यों में खर्च कर सकते हैं, रोज़गार मुहैया करने के कामों में खर्च कर सकते हैं और उसका सदुपयोग और क्षेत्रों में कर सकते हैं। हमारा लक्ष्य है भारत को आत्मनिर्भर बनाना। ये आत्मनिर्भरता कोई कोरा नारा नहीं है। इसका अर्थ यही है कि निर्यात से आय कमाइए और उसी कमाई से आयात की ज़रूरत पूरी करिए। यह इसका सारांश है। हम दान नहीं चाहते किसी से, हम व्यापार चाहते हैं क्योंकि मुफ्त आर्थिक सहायता जब मिलती है तो वो एक बैसाखी की तरह बन जाती है और पराधीनता उसी से बढ़ जाती है। व्यापार जब हम करते हैं तो हम आत्मनिर्भर बनते हैं और भारत, आप जानते हैं कि हज़ारों साल से व्यापार करता रहा है। मित्रों, राजीव गांधी ने सन 84 में सत्ता ग्रहण किया था। उन्होंने फ़ौरन ये पता लगाया कि हमारे सोचने के पुराने ढंग और काम करने के पुराने तौर तरीके एकदम बदलने चाहिए, तभी हमारे देश में प्रगति होगी। उन्होंने ये काम शुरू किया। बुनियादी आर्थिक परिवर्तन और सुधार अत्यंत आवश्यक उन्होंने समझा और जिस काम को उन्होंने शुरू किया हम उसी को तेज़ी से आगे बढ़ा रहे हैं। ये मैं आपसे कहना चाहूँगा कि ये काम आगे और बढ़ेगा और जिस लक्ष्य पर हम पहुँचना चाहते हैं वहाँ हम अवश्य पहुँचेंगे। मैंने अपने पहले भाषण में आपके सामने एक कार्यसूची की रूपरेखा रखी थी। कुछ दिनों बाद बजट आएगा। कोई 24 जुलाई को हमारा बजट संसद के सामने आएगा। उस बजट में सरकार के सामाजिक और आर्थिक सोच को स्पष्ट किया जाएगा। उसकी कुछ झांकियां हमारे उठाए हुए कदमों में भी आपको मिल सकती हैं। ये रूपरेखा क्या है, मोटे तौर पर मैं आपके सामने 2-3 मुद्दे रखना चाहता हूँ। हम समझते हैं कि आर्थिक गतिविधि को रोकने वाले कुछ नियम और विनियम हमारे देश में मुद्दत से चल रहे हैं। जब वो बनाए गए थे वो अच्छे थे या नहीं थे उस चर्चा में जाना नहीं है, लेकिन आज उनकी उपयोगिता नहीं रही है। तो हम चाहते हैं कि उन नियमों और विनियमों को हम हटा दें, जहाँ तक हो सके कम कर दें और जो हमारी आर्थिक व्यवस्था में जो प्रवाह है उसमें रुकावट ये न बने, ऐसा हम करना चाहते हैं। हमारे जो उद्यमी हैं उनकी प्रतिभा और मौलिकता इन नियमों से एकदम कम हो जाती है, घट जाती है, उनका दम जैसे घुट जाता है। और
हमारे कई जनोपयोगी कार्यक्रमों में भी ये नियम और विनियम बाधा डालते हैं, तो इनको हटाने की आवश्यकता है और ये हम करना चाहते हैं। दूसरा मुद्दा ये है कि सरकार को अपने साधनों के भीतर रहना सीखना है। आटा नहीं होगा तो रोटी कहाँ से बनेगी? ये एक ऐसी चीज़ है जो हर गृहिणी जानती है और देश को भी ये जान लेना है, समझ लेना है कि हम बहुत ज़्यादा पसारेंगे अपना पाँव और चादर से आगे पाँव बढ़ जाएगा तो चादर आपको ढक नहीं सकती। कर्ज लेते हैं किसी टिकाऊ संपत्ति को जुटाने के लिए। रोज़मर्रा अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए जब हम कर्ज लेने लगते हैं तो फिर हमारी आर्थिक व्यवस्था एकदम बिगड़ जाती है। इसीलिए ये आवश्यक है कि कर्ज लेते वक्त हम अच्छी तरह सोचें कि कर्ज लेकर उस पैसे से हम क्या करेंगे। ये नहीं होना चाहिए कि आज उसको खा पी कर बैठ गए और आगे फिर कर्ज के लिए पहुंच गए। ऐसे कई देशों में वहाँ के लोगों ने किया है और हमेशा के लिए उनकी हालत बिगड़ गई है। तीसरा मुद्दा ये है कि सरकारी रियायतें जो दी जाती हैं, कंसेशंस, उनको केवल ज़रूरतमंदों को देना चाहिए। इधर कुछ ऐसा हुआ है कि इन कंसेशंस पर बहुत अधिक पैसा खर्च होने लगा है और शायद ये रियायतें उन्हीं को अधिक पहुंच रही हैं जिनको उनकी आवश्यकता शायद नहीं है। तो ये बंद करना पड़ेगा, उन्हीं को पहुंचाना होगा जो ज़रूरतमंद हैं। और ये जो गलती हो रही है, होती आई है कुछ वर्षों से, उसे एकदम बंद करना पड़ेगा और ये हम करने वाले हैं। और इन ज़रूरतमंदों को जब हम रियायतें देते हैं तो हमें ये भी देखना है कि उनकी ज़रूरतें कहाँ तक पूरी हो रही हैं। ये भी देखने में आया है कि हम पैसा तो देते हैं लेकिन उसका दुरुपयोग होता है, बीच में वो कहीं चला जाता है औरों के हाथों में। तो इस बारे में भी कड़ाई से हमें देखना पड़ेगा। अब अनेक देशों में आप नज़र दौड़ाइए अपने चारों तरफ तो आपको पता चलेगा कि दूरगामी परिवर्तन हो रहे हैं। ऐसे परिवर्तन हो रहे हैं जिनकी कल्पना भी 4-5 साल पहले हम नहीं कर सकते थे। आर्थिक कायाकल्प कर रहे हैं वो देश अपना, और इन परिवर्तनों से जो भी असर होता है हमारे देश पर, वो तो होता ही है अपनी जगह। तो सारे विश्व में ऐसे परिवर्तन की एक हवा चल रही हो, बल्कि एक झंझावात चल रहा हो, तो भारत उससे अलिप्त कैसे रह सकता है और क्यों रहे? हम क्यों पीछे रहें? भारत को अपनी जगह बनानी है आज की अर्थव्यवस्था में, अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में। भारत की सदा अपनी जगह रही है। आज हम पिछुड़ नहीं सकते, पीछे नहीं रह सकते। इसलिए हमको सारे विश्व में जो परिवर्तन आ रहे हैं उनमें कहीं न कहीं अपने आप को एक स्थान, अपना स्थान बनाकर वहाँ फिट करना पड़ेगा। ये बहुत आवश्यक है। इन सब के साथ मैं ये भी कहना चाहूँगा कि गरीबों के कल्याण और सामाजिक न्याय, ये दो जो हमारे लक्ष्य हैं, उन पर हमेशा हम काम करते रहेंगे। उसमें किसी प्रकार की कमी हम आने नहीं देंगे और ऐसे जनोपयोगी काम हम करना चाहेंगे जो वर्षानुवर्ष हम करते आए हैं लेकिन वो पूरे नहीं हुए हैं। पीने का पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक अन्याय के विरुद्ध संघर्ष, ये सभी काम हम इस देश के गरीबों के हित में करते रहेंगे, निरंतर करते रहेंगे। और जैसा मैंने कहा
उसमें कोई मंद गति हम आने नहीं देंगे। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि अर्थव्यवस्था को एक तरफ हम ठीक करने की कोशिश करेंगे, कार्य कुशलता को बढ़ाने की कोशिश करेंगे, लेकिन साथ ही साथ हमारा ये प्रयास अवश्य रहेगा कि कीमतों पर नियंत्रण बना रहे और उस मामले में जो भी कदम उठाने हैं वो अवश्य उठाएंगे। मित्रों, ये कहना तो गलत होगा कि ये सब सुधार जो हम करने जा रहे हैं और कर रहे हैं ये आसानी से हो सकेंगे। बिल्कुल नहीं होंगे आसानी से, काफ़ी कठिन हैं। कई दिनों से इनको नहीं किया गया, करना चाहिए था पहले ही, और इसलिए उतने ही अधिक कठिन आज हो गए हैं। इनको अगर करना हो सुचारू रूप से तो सबको कुर्बानी करनी होगी। मैं सबका सहयोग चाहता हूँ, सबका सहयोग मुझे चाहिए। ये कोई दलगत राजनीति का समय नहीं है और दलगत राजनीति से हमें ऊपर उठकर आवश्यकता इस बात की है कि राष्ट्रीय दृष्टिकोण हम अपनाएं और राष्ट्र की जो मुख्य आवश्यकताएं हैं, राष्ट्र के सामने जो चुनौती है, उसे सब मिलकर हम स्वीकार करें और उस पर हम काबू पा लें, उस पर विजय प्राप्त करें। हम एक होकर इन सभी चुनौतियों का सामना करेंगे और अवश्य इस महाप्रयास में सफलता प्राप्त करेंगे। यही मेरा विश्वास है और यही मैं आपसे इस अवसर पर कहना चाहता हूँ। आइए इस महाप्रयास में हम सब एक होकर जुट जाएं। जय हिंद।